करंट का नाम करंट इसलिए रखा गया है कि ये जोर का झटका देने वाला है बहुत सारे लोगों को। गोदी मीडिया के इस युग में जब लोग ये भूल गए हैं कि मीडिया का जो पंच लाइन है वो होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट, और एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बदले मीडिया आज प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गया है। और ऐसे मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि करंट में आपको ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए मिलेंगे जिससे आपका लर्निंग कर्व जो है, जो आपका नॉलेज कर्व है, वो बढ़ेगा। जो इतने दिनों से देख रहे हैं कि ग्लोबली फाइनेंशियल इकोनॉमी में पैसा लग रहा है, पेपर इकोनॉमी में लग रहा है, स्टॉक मार्केट्स में पैसा लग रहा है, वो धीरे 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 हम देखेंगे कि वो प्रोडक्टिव इकोनॉमी या रियल इकोनॉमी में लगेगा। और जब तो पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, उसमें कुछ धीमापन आए, तो मार्केट के अंदर में एक ठहराव आने वाला है। अर्निंग यील्ड आज की डेट में इंडियन मार्केट का है 4.5%। यही चाइनीज मार्केट, हांगकांग का मार्केट, ये सारे जो दूसरे एशियन मार्केट्स हैं, ये इंडियन मार्केट के मुकाबले काफी सस्ते चल रहे हैं। वहां अर्निंग यील्ड 7%, 7.5% चल रहा है। तो इंडिया, जिसकी प्रोडक्टिविटी चाइना से कम है, ठीक है, या हांगकांग से कम है, या साउथ कोरिया से कम है, उस कंट्री के कंपनीज को खरीदने के लिए क्यों इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगाएंगे, जबकि उसकी अर्निंग यील्ड भी कम है। मोदी जी आए थे तब कंजम्पशन 65% इंडिया की इकोनॉमी का पार्ट हुआ करता था, आज वो घट के 61% हो गया है। इसमें अर्बन कंजम्पशन भी कम हो रहा है और रूरल कंजम्पशन तो पहले से ही बहुत डिस्ट्रेस लेवल पे रहा है। इसी कारण से हम देख रहे हैं कि अलग अलग भारत के राज्यों को लाडली बहना, लाडला भाऊ जैसी योजनाएं लानी पड़ रही है, अलग अलग नाम से अलग अलग राज्य लेके आ रहे हैं, क्योंकि जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में इंटरनल टिफ्स जो है, संघर्ष जो है वो बढ़ने वाला है, और उसका असर जो है वो भारत की राजनीति पे आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। जो साल है 2026 2027 उनको जो चाइनीज एस्ट्रोलॉजी में उनका जो एक्चुअल टर्म है, दे आर कॉल्ड रेड हॉर्स एंड क्रिम्सन गोट ईयर्स। ये साल जो है कभी भी चाइना के लिए अच्छे नहीं रहे। नमस्कार, करंट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और इस एपिसोड की संचालक प्राप्ति बैनर्जी। हमारे साथ है राजीव रंजन सिंह जी। इन्हें आप सब जानते ही होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनैतिक और सामाजिक और आर्थिक मामलों पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। राजीव जी से तो आपका परिचय बहुत पहले भी हो चुका होगा। आपका परिचय मेरे से ही नहीं है, तो मैं अपने बारे में भी थोड़ा बता दूं। मैं प्राप्ति बैनर्जी हूँ और मेरी पढ़ाई बिजनेस मैनेजमेंट में हुई है और लॉ की हुई है। पिछले 20 सालों से मैं कॉर्पोरेट जगत में काम कर रही हूँ, कॉर्पोरेट्स के साथ में। साथ ही साथ मैं चाइनीज मेटाफिजिक्स की प्रैक्टिशनर हूँ, जो चाइनीज ज्योतिष शास्त्र बोल सकते हैं इसे, उसकी प्रैक्टिशनर भी हूँ और आज आज इस सभा की संचालक हूँ। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अगले साल के बारे में, क्योंकि 31 दिसंबर आ गया है, कल से अगला साल शुरू होगा। राजीव रंजन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगले साल के बारे में आप एक थोड़ा ब्रॉड ओवरव्यू बताइए, एक दुनिया के बारे में, इंडिया के बारे में और आम आदमी के बारे में, कि किस तरीके का साल आप आने वाला देखते हैं और किस तरीके से एक आम आदमी को अपने आर्थिक जो डिसीजंस होते हैं, जो निर्णय होते हैं, एक आम आदमी को किस तरीके से लेने चाहिए, इन सारी बातों को समझकर वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। बहुत बढ़िया सवाल है प्राप्ति जी आपका। आपने कहा कि आर्थिक डिसीजन आम आदमी को कैसे लेने चाहिए, राइट? तो यही मेन मुद्दा है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, परंतु उसका जिस्ट बता दूं कि पिछले 2-3 सालों से शेयर मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, परंतु 2025 जो है वो शेयर मार्केट के लिए बहुत ही सबड्यूड साल रहेगा या नकारात्मक साल रहेगा। और मैं ये अपने दोस्तों से, व्यूअर्स जो इसको देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनसे यही कहना चाहूंगा कि मार्केट से जितनी दूरियां बना सके उतना बेहतर रहेगा, और मैं एक्सप्लेन करूंगा
क्या रीजन है, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? अब जो आपने सवाल पूछा है उसको ब्रॉडली हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है 2025 का आउटलुक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, एक है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, और एक है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की जहां तक बात है, मुझे ऐसा लगता है कि एक नया शीत युद्ध जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और इस बार शीत युद्ध के जो दो किरदार रहेंगे वो है अमेरिका और चाइना। ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, परंतु 2025 में ये और ज्यादा प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमिक कंपटीशन, यानी आर्थिक वैश्विक आर्थिक प्रतिद्वंदिता जो है वो इस शीत युद्ध के केंद्र में रहेगी, गर्भ में रहेगी, सेंटर में रहेगी। कहने का अर्थ ये है कि 20 जनवरी को ट्रंप साहब नए राष्ट्रपति बनेंगे, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। और ऐसा माना जा रहा है कि वो कई तरीके के टैरिफ लगाने वाले हैं। ठीक है, खास तौर पे चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये जो है ये बहुत ज्यादा ग्लोबल ट्रेड को जो है बहुत ही बुरी तरीके से ये प्रभावित करेगा। आज कम से कम 12 से 14 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल ट्रेड होता है पूरे विश्व में। मर्चेंडाइज जो ट्रेड जो है, यानी सामानों का इधर से उधर जो खरीद फरोख्त है, जो ट्रेडिंग जो है, जो जाता है ना, वो 12 से 14 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। इसमें से 44% ट्रेड ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये डॉयशे बैंक के। 44% ट्रेड ऐसा हो रहा है जहां पर एक देश चाइना और रशिया के खेमे में बैठा है और एक देश जो है वो अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स के खेमे में बैठा है। 44%। तो ये समझिए कि ये 12 ट्रिलियन डॉलर का 44% आप निकाल लीजिए, तो लगभग जो है 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसके ऊपर में आपको टैरिफ्स के कारण इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। ये तो बात हुई जहां सिर्फ चाइना है, परंतु ट्रंप साहब तो अपने फ्रेंडली नेशंस जैसे मेक्सिको हुआ, जैसे कनाडा हुआ, इन सब पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। वो एक यूनिफॉर्म 10% टैरिफ सभी कंट्रीज के प्रोडक्ट पे लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है अमेरिका के रेवेन्यू सोर्सेस को बढ़ाना चाहते हैं और टैरिफ को उसके रूप में वो यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, चाइना के प्रोडक्ट्स पे 50% से ऊपर का टैरिफ वो सोच रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम एक टैरिफ वॉर देखेंगे, एक नया शीत युद्ध देखेंगे, न्यू कोल्ड वॉर देखेंगे, जहां पर अमेरिका की धुरी के देश जो है, वेस्टर्न पावर्स जो है, वो एक तरफ रहेंगे और दूसरी तरफ में जो है चाइना, रशिया और जो इनकी धुरी में जो अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, या कुछ हद तक ब्रिक्स नेशन भी मान ले, वो एक एक खेमे में आपको नजर आएंगे। अब इसमें जो ट्विस्ट एक आ रहा है कि भाई ट्रम्प साहब कभी बोल देते हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, जो कि डेनमार्क आज की डेट में, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो आज डेनमार्क ने बहुत ज्यादा स्ट्रांग एक स्टेटमेंट भी दिया कि अमेरिका इज ए कंट्री, इट्स ए लैंड, इट्स ए ह्यूज लैंड बैंक कंट्री, बट दे डोंट हैव गुड एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज फॉर देयर ओन कंट्रीमैन। तो डेनमार्क जो है, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है तो डेनमार्क पूरे के पूरे अमेरिका को खरीदना चाहता है, और वो एक ह्यूज लैंडमास कंट्री से अमेरिका को एक वाकई में डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा स्टेटमेंट डेनमार्क के कुछ विदेश मंत्रालय के लोगों ने दिया है, नेताओं ने दिया है। तो ये समझिए कि ये फ्रेंडली नेशन माना जाता था डेनमार्क, वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये कनाडा के जो प्रेसिडेंट है ट्रूडो, उनको ये गवर्नर ट्रूडो बोलते हैं। ये बोलते हैं कि कनाडा जो है वो 51st स्टेट बन सकता है अमेरिका का, और इससे कनाडा को बहुत फायदा होगा। तो आई मीन ट्रम्प जो है वो पूरा जो ग्लोबल इक्वेशन जो चल रहा है, उस पूरे ग्लोबल इक्वेशन को ऊपर नीचे करने में जो है वो लगे हुए हैं। और इससे फ्रेंडली नेशन जो है वो भी बहुत खफा है। ऊपर से इनका ये कहना है कि जितने भी नाटो कंट्रीज हैं वो अपनी जीडीपी का 3% जो है वो खर्चा करे डिफेंस एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, और यदि वो नहीं करेंगे तो अमेरिका अलग हो जाएगा नाटो से। तो अमेरिका ही तो आधार है, बेस है नाटो का।
तो यदि अमेरिका अलग हो गया तो फिर नाटो क्या बचा? तो कहने का अर्थ है कि बहुत सारी हम ग्लोबल अनसर्टेनिटी, बहुत सारी ग्लोबल अनस्टेबिलिटी हम देखेंगे। एक हम अनस्टेबल होता हुआ दिखेंगे देखेंगे जो नया शीत युद्ध डेवलप हो रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में, उस फ्रंट पे। एक हम देखेंगे कि अमेरिका अपने फ्रेंडली नेशंस के साथ में किस तरीके का ट्रीटमेंट करता है, उस तर्ज पे उस वहां हम देखेंगे। एक मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो 2025 में समाप्ति के कगार पे जाएगा। ठीक है, तो यदि 2025 में समाप्ति होती है रशिया और यूक्रेन के बीच इस युद्ध की, तो आप ये समझिए कि उसके बाद में मैसिव रैलीज होगी मेटल के स्टॉक्स में। क्योंकि जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन यूक्रेन में हुआ है, उसका रिकंस्ट्रक्शन करने में जो कॉपर लगेगा, जो अल्मुनियम लगेगा, जो स्टील लगेगा, वो एक रियल इकोनॉमी को जो स्पर करने वाली जो चीजें रहती है, जो बढ़ाने वाली जो चीजें रहती है, उसका एक क्या बोला जाए द्योतक है। तो हम जो इतने दिनों से देख रहे हैं कि ग्लोबली फाइनेंशियल इकोनॉमी में पैसा लग रहा है, पेपर इकोनॉमी में लग रहा है, स्टॉक मार्केट्स में पैसा लग रहा है, वो धीरे 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 हम देखेंगे कि वो प्रोडक्टिव इकोनॉमी या रियल इकोनॉमी में लगे। और जब प्रोडक्टिव इकोनॉमी या रियल इकोनॉमी में पैसा लगता है तो कॉपर, स्टील, अल्मुनियम इन सब के भाव बढ़ते हैं। जब इन सब के भाव बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई बढ़ता है। ठीक है, तो जो मैंने कहा था कि मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जियोपॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक फाइनेंशियल, तीसरा पॉलिटिकल। तो जियोपॉलिटिकल से इकोनॉमिक एंड फाइनेंस कनेक्टेड है। तो जब अल्मुनियम, सिल्वर, स्टील, कॉपर इन सब के प्राइसेस बढ़ेंगे जो रिकंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, तो आप ये समझिए कि मेटल के प्राइसेस काफी ऊपर से तेजी से जा सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपने इतने दिनों से देखा कि जो पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है उसमें कुछ धीमापन है, तो मार्केट के अंदर में एक ठहराव आने वाला है। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में क्यों बोल रहा हूं कि इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए, उसका ये रीजन है कि इंडियन मार्केट अभी काफी एलिवेटेड, काफी एक्सपेंसिव है। हम जो है ये बाकी एशियन मार्केट से कम 65 से 70% ज्यादा महंगे चल रहे। तो यहाँ पे अर्निंग मल्टीपल्स है, वैल्यूएशन मल्टीपल्स, पी मल्टीपल जिसको बोला जाता है, वो 65 to 70% प्रीमियम पे है एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स से। ठीक है, पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये हुई कि जब पी का हम उल्टा कर देते हैं, यानी 1/पी कर देते, तो आज जैसे 22 का अर्निंग मल्टीपल इंडिया का चल रहा है, तो 1/22 करेंगे तो वो आएगा 4.5। तो ये जो उल्टा करके आता है, जो 4.5 है, इसको हम बोलते हैं अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड का अर्थ ये, जैसे आप बैंक में पैसा डालते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, यील्ड मिलता है, वैसे स्टॉक मार्केट में आप जब पैसा डाल रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है अर्निंग यील्ड, दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड। तो अर्निंग यील्ड आज की डेट में इंडियन मार्केट का है 4.5%। यही चाइनीज मार्केट, हांगकांग का मार्केट, ये सारे जो दूसरे एशियन मार्केट्स हैं, ये इंडियन मार्केट के मुकाबले काफी सस्ते चल रहे हैं। वहां अर्निंग यील्ड 7%, 7.5% चल रहा है। तो इंडिया, जिसकी प्रोडक्टिविटी चाइना से कम है, ठीक है, या हांगकांग से कम है, या साउथ कोरिया से कम है, उस कंट्री के कंपनीज को खरीदने के लिए क्यों इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा लगाएंगे, जबकि उसकी अर्निंग यील्ड भी कम है। यानी चाइना ज्यादा प्रोडक्टिव कंट्री है बट उसकी अर्निंग यील्ड ज्यादा है, यानी वो ज्यादा लुक्रेटिव है, यानी सस्ता है आज की डेट में। तो इन्वेस्टर वैसे मार्केट की तरफ जाएगा, ना कि जो एक्सपेंसिव है, महंगा है, उसकी तरफ जाए। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी राजीव जी, ये बात क्लियर हो गई कि आपके हिसाब से नॉर्मल इन्वेस्टर्स को जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए, राइट? तो पैसा किधर लगाना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के जितना अच्छा जो है रिटर्न, वो सिर्फ गोल्ड ने दिया है इस साल में। उसके अलावा बैंक्स में आजकल लोग पैसा रखना लगभग उन्होंने बंद ही कर दिया है। तो
आज मतलब इस परिस्थिति में इन्वेस्टर्स के लिए आपकी क्या सलाह है कि किस तरीके से अपने पैसे को वो इन्वेस्ट करें? देखिए, ये बात आप सही बोल रही हैं कि डिपॉज़िट ग्रोथ जो है वो बैंक्स का बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेंडिंग ग्रोथ पिछले 3 साल से डिपॉज़िट ग्रोथ से बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है? तो यदि डिपॉज़िट ग्रोथ 12% है तो लेंडिंग 15% से हो रही है, यानी इतना डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये बात सही है, अगर डिपॉज़िट में इन्वेस्टर्स पैसे नहीं रख रहे तो कहाँ र ज डाल रहे हैं? तो वो स्टॉक मार्केट्स में डाल रहे हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट 2025 के लिए अच्छा नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में कैश जो है, वो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देगा। इसका अर्थ है या तो आप पैसे को रखें, अपने बैंक में रखें जहाँ आपको 7% 7.5% का जो है इंटरेस्ट मिल रहा है, वहाँ रखें क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान है कि स्टॉक मार्केट जो है वो 7.5-8% का रिटर्न नहीं देने वाला, जो आपको बैंक में आप जब कैश रखते हैं जो इंटरेस्ट मिलता है, एफडी रखते हैं मतलब, उस पे जो मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि 2025 जो है, ये रिटर्न ऑन कैपिटल का वक़्त नहीं है, रिटर्न ऑफ कैपिटल का वक़्त है, ठीक है? तो आपका कैपिटल जो है वो रिटर्न हो जाए सही सलामत तरीके से, वो बहुत अहम है। स्टॉक मार्केट इस साल नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है या 4-5% 6% का रिटर्न देगा एट द मैक्स, नहीं तो नेगेटिव रिटर्न देगा। ये मेरा अनुमान है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक तरफ इंडिया की इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो स्लो हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कंजम्पशन जो है, जब मोदी जी आए थे तब कंजम्पशन 65% इंडिया की इकोनॉमी का पार्ट हुआ करता था। आज वो घट के 61% हो गया है। इसमें अर्बन कंजम्पशन भी कम हो रहा है और रूरल कंजम्पशन तो पहले से ही बहुत डिस्ट्रेस लेवल पे रहा है। इसी कारण से हम देख रहे हैं कि अलग-अलग भारत के राज्यों को लाडली बहना, लाडला भाऊ जैसी योजनाएँ लानी पड़ रही है, अलग-अलग नाम से अलग-अलग राज्य लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि उनके गाँव में रहने वाले लोग जो हैं, वो काफ़ी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है? तो कहने का अर्थ ये है कि आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर में कुछ चुने हुए स्टॉक्स जो हैं, वही परफ़ॉर्म करेंगे। ओवरऑल मार्केट कुछ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नंबर 1। नंबर 2, इंडियन मार्केट से सस्ते कई सारे ऑप्शंस इन्वेस्टर्स को बाहर दिख रहे हैं। नंबर 3, जो अभी तक इंडियन मार्केट को डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने संभाल के रखा था, वो भी हमें नज़र आ रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का भी एंथुसियाज़्म जो है, वो कम हो रहा है, क्योंकि गोल्ड ने 30% रिटर्न इस साल दिया है। वहीं स्टॉक मार्केट का 4 दिन पहले तक 11-12% का ही रिटर्न था, उसके बाद मार्केट और नीचे ही आया। तो परंतु मेरा ये भी मानना है कि गोल्ड भी इस साल अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा। गोल्ड रिटर्न तभी अच्छे देता है जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं। मेरा अनुमान ऐसा है कि सेंट्रल बैंक्स को बहुत संघर्ष कठिनाई करनी पड़ेगी इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने के लिए, क्योंकि महंगाई इन्फ्लेशन जो है वो एलिवेटेड लेवल्स ऊंचे लेवल्स पे बने रहने की आशंका है। और ट्रंप साहब जो टैरिफ वॉर लड़ना चाह रहे हैं, उससे इन्फ्लेशन जरूर ऊपर बढ़ेगा, वो ग्लोबली उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएंगे, इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे, तो गोल्ड का जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ेगा। तो इसलिए गोल्ड के प्राइसेस भी जो है वो भी मुझे लग नहीं रहा है कि ज्यादा इस साल बढ़ने वाले हैं। तो तो मेरा सुझाव यही है कि स्टॉक्स लेना है तो मेटल के स्टॉक्स लें, फार्मा के स्टॉक्स लें, और नहीं तो अपने पैसे को बैंक में रख के सुरक्षित रखें, एफडी करके रखें। जी। राजीव जी, एक और सवाल ये है कि जब आपने बोला कि आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसे तो जियोपॉलिटिकल बात हमने कर ली। देश पर आते हैं। आगे आने वाला जो साल है, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मोदी जी के 75 साल पूरे हो जाएँगे। क्या अ, क्या आपका अनुमान है कि किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं? क्योंकि एक तरफ आपने जैसा कहा कि अमेरिका जो है, वो टैरिफ वॉर लड़ने के पूरे मूड में है और ऐसा नहीं है कि इंडिया जो है उससे बचा रहेगा। हमने बहुत नैरेटिव सुने हैं मास मीडिया में कि मोदी जी ट्रम्प के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर
क्या आपका विचार है कि क्या इंडिया को उस टैरिफ वॉर में घसीटा नहीं जाएगा जिसमें कनाडा भी घसीटा जा रहा है, डेनमार्क भी आ रहा है, सारे देश आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये 75वां जो साल है मोदी जी का, किस तरीके का असर आप देख रहे हैं इंडिया की राजनीति पर? जी, जियोपॉलिटिकल बात कर ली, फाइनेंशियल बात कर ली, पॉलिटिकल में मुझे नजर आ रहा है कि 2025 में इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिकल फ्रंट पे काफी ज्यादा उथल-पुथल रहने वाली है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शीर्ष पदों पे बैठे हुए जो 2 लोग हैं, नरेंद्र मोदी और मोहन जी भागवत, इनके बीच में परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली। ये प्रतिस्पर्धा कौन कौन किसके मतलब आदेशों पे बीजेपी भी चले और आरएसएस भी चले, इसकी होड़ लगी हुई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रतिस्पर्धा का बहुत ज्यादा जो असर है, वो असर भारत की घरेलू राजनीति में देखने को मिलेगा। देखिए, 75 साल के नरेंद्र मोदी जी, सितंबर में उनका 75 साल पूरा हो जाएगा। और ये उन्होंने ही नियम बनाया था कि 75 साल होते ही मार्गदर्शक मंडल में आदमी चला जाए। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरएसएस जो है वो डिमांड करेगा कि भाई आपने ही ये नियम बनाया था, तो आप इस नियम को फॉलो कीजिए। वहीं मोदी जी की तरफ से या गुजरात लॉबी की तरफ से इस बात को धकेला जाएगा गोदी मीडिया की मदद से कि नरेंद्र मोदी जो है वो जनता की फर्स्ट चॉइस है, वो चाहते हैं तो मोदी जी को जनता चाहती है, मोदी जी को जनता जाने नहीं दे रही है, तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। तो ये जो एक द्वंद होगा, इसका असर ये होगा कि जो छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियां मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, वो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे से छिटक जाए। ठीक है? तो आपको ये नज़र आएगा कि मतलब काफ़ी इनको संघर्ष करना पड़ रहा है मोदी जी को अपनी सत्ता को बचाने में। 2025 में हमें सत्ता का संघर्ष नज़र आएगा। 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि उसके पूर्णतः परिणाम सामने नज़र आएँगे। तो ये भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये कई जगह मैंने सुना है, अंदर खानों से जो बातें पता चली हैं, परंतु ये बात सिद्ध भी हो भी स साबित भी हो सकती है कि शायद मध्यावधि चुनाव जो हैं, वो 2026 में करा दिए जाएँ, इन्हीं चीज़ों के कारण, यदि अ, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है तो। परंतु 2025 में मुझे मध्यावधि चुनाव नहीं दिखते हैं। 2025 के अंदर में मुझे यही नज़र आ रहा है कि इन पार्टीज़ के बीच में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में इंटरनल टिफ्स जो है, संघर्ष जो है वो बढ़ने वाला है। और उसका असर जो है, वो भारत की राजनीति पे आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा। वैसे प्राप्ति जी, आप चाइनीज़ मेटाफिजिक्स की अच्छी ज्ञाता हैं। काफ़ी बड़ी-बड़ी काफ़ी सारी कंपनीज़ जो हैं, वो आपके पास आती हैं कंसल्टेंसी के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी रीडिंग 2025 के लिए क्या है? थोड़ा विस्तृत रूप से आप दर्शकों को बताएँ। अब अब कुछ चीज़ें तो राजीव जी आपकी और मेरी रीडिंग मिलती है। हालाँकि आपका जो आपने जो जिस तरीके से चीज़ों को देखा है, वो आपका पर्सपेक्टिव फाइनेंस और जियोपॉलिटिक्स वगैरह है। और मैं जिस तरीके से चीज़ों को देखती हूँ, तो जिस तरीके से चाइनीज़ ज्योतिष शास्त्र है, तो वो हम एनर्जीज़ को स्टडी करते हैं। किस तरीके की ऊर्जा जो है वो उससे ये साल बना हुआ है और किस तरीके की ऊर्जाएँ जो है आपस में टकरा रही हैं, आपस में मिल रही हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 2-1 चीज़ें जो आपने कही है, पहला तो ये कि स्टॉक मार्केट्स वर्ल्ड ओवर, और मैं ये सिर्फ़ इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि साल सारे विश्व पर लागू होता है। तो सारी दुनिया के ही स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो थोड़ा मुश्किल में पड़ने वाले हैं। आपका जो पहला क्वार्टर है, उसमें आपको फिर भी थोड़ा बहुत पैसा दिखेगा। उसके बाद सेकंड क्वार्टर से वो पैसा धीरे-धीरे गायब होता हुआ दिखेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट से पैसा इरोड हो सकता है, या कंपनीज़ के जो मार्केट कैप है, वो नीचे आ जाती हैं एकदम से, राइट? सो वो एक है। दूसरा है कि मेटल्स जो हैं, मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी। अब वो डिमांड कमी की वजह से बढ़ेगी या
बहुत सारे लोग मेटल्स की तरफ भागेंगे, उसका वर्ल्ड ओवर डिमांड बढ़ेगा, दोनों चीज़ें हो सकती है। तो प्रोडक्शन में तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आएगी, पर मेटल्स जो है, मेटल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड भी हो सकता है कि इस साल उसने जितना रिटर्न दिया है, उतना रिटर्न शायद अगले साल मतलब 2025 में ना दे, बट स्टॉक मार्केट से बेटर ही रिटर्न्स देगा। बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स, उन सबकी हालत थोड़ी खराब रहने वाली है। जॉब्स भी जो हैं, वो भी गायब होने वाले हैं। आपको फर्स्ट क्वार्टर तक थोड़ा बहुत जो है जॉब्स दिखेंगे, सेकंड क्वार्टर से जॉब्स भी जो हैं, वो इनफैक्ट मार्केट से निकलने वाले हैं। काफ़ी तरीके से पूरे वर्ल्ड ओवर एक ये प्रॉब्लम जो बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा आने वाली है, वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा आने वाली है। तीसरा जो आपने कहा कि ट्रम्प और अमेरिका का जो टसल है, देखिए जो आने वाले जो साल है 2026-2027, उनको जो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में उनका जो एक्चुअल टर्म है, दे आर कॉल्ड रेड हॉर्स एंड क्रिम्सन गोट ईयर्स। ये साल जो है कभी भी चाइना के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड के लिए भी अच्छे नहीं रहे हैं, पर ज़्यादा इम्पैक्ट जो है चाइना के ऊपर हमेशा देखा गया है। आइदर चाइना में नेचुरल कोई कैलामिटी आती है या फिर इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है चाइना में बहुत भारी आती है इन दिनों में। तो 2026 की अगर बात करेंगे तो तैयारी हमेशा जो है 1 आधे साल पहले से शुरू ही हो जाती है, उसके आसार दिखने शुरू हो जाते हैं। तो बात सही है कि शायद 2025 जो है, वो चाइना के लिए कठिन समय लेकर आना शुरू करेगा और वो 2026-27 तक जो है और बढ़ेगा। तीसरा एक चीज़ जो मेरी रीडिंग ये है कि टैक्सेस बढ़ेंगे, पैसा बहुत महँगा होने वाला है और इस साल का अगर आप थीम मानकर चलें, अगर आप आर्थिक रूप से जो है अपने निर्णय को सही लेना चाहते हैं, तो आप किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचिए। पैसे को सँभाल कर रखें, भले ही वो कम रिटर्न दे, चाहे वो एफडी हो या गोल्ड हो, सेफ जगह पे इन्वेस्ट करें और वो नहीं समझ में आता है तो अपने पास पैसा बचा के रखिए, क्योंकि टैक्सेस बढ़ेंगे, महँगाई बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे कम होंगे और इसका सबसे ज़्यादा सफरिंग जो है, वो मिडल क्लास और लोअर क्लास, इन पर पड़ने वाला है। सिर्फ ऊपर के तबके के लोगों के पास पैसा रहेगा और कुछ हद तक जो है अपर मिडल क्लास जिसको बोलते हैं कि ऊपर से थोड़ा-सा नीचे जो क्लास है, उसके पास पैसा रहने वाला है। बाकी मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास जो नीचे का तबका है, वो बहुत ज़्यादा पिसेगा, कंप्लायंसेस बढ़ जाएँगे। तो कंप्लायंसेस बढ़ेंगे मतलब जो नीचे के तबके के लोग हैं जिनमें ये योजनाएँ दी जा रही है लाडली बहना और दुनिया भर की, तो उसको पाने के लिए जो जद्दोजहद उनको करनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इस तरीके के जो है ना चीज़ें होने वाली हैं, तो लोगों का जो रोष है, वो गवर्नमेंट के प्रति या जैसे वर्कर्स का जो रोष है मैनेजमेंट के प्रति, वो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हमको वर्ल्ड ओवर देखने को मिलेंगे और इंडिया में भी बहुत प्रोनाउंस्ड रूप से देखने को मिलेंगे। तो ये शॉर्ट में मेरी रीडिंग है इस आने वाले साल के बारे में। बहुत ही विस्तृत रूप से आपने एक्सप्लेन किया और चूंकि ये नए हमारे करंट चैनल का पहला एपिसोड है, तो इसमें हमने 2025 के पूर्वानुमान बताए। पता नहीं हमारा चैनल जो है 2025 में कितने एपिसोड्स बनाता है, कहाँ तक जाता है, इसका अनुमान जो है ये मैंने आप लोगों को लगाने के लिए छोड़ दिया है। ये हमारी एक प्रयास है, एक पहल है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि करंट में आपको ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए मिलेंगे जिससे आपका लर्निंग कर्व जो है, जो आपका नॉलेज कर्व है, वो बढ़ेगा। तो कृपया करके इन वीडियोस को आप विजुअल अपील कितना अच्छा है, कितनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी है, कितने अच्छे दिखने वाले लोग हैं, सच के बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, ये सब चीज़ों पे जज ना करें। आप देखें कि इसके अंदर में कंटेंट आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है एंड आई एम श्योर कि जो भी आने वाले दिनों में आपको कंटेंट मिलेगा देखने के लिए, सुनने के लिए,
वो कंटेंट आपको कहीं पे भी दूसरे चैनल्स हिंदी यूट्यूब चैनल्स में नज़र नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2, करंट जो है ये आप लोगों का प्लेटफ़ॉर्म है। तो बहुत सारे आम आदमी, आम लोगों को आप देखेंगे जो यहाँ पर आपको इंटरव्यूज़ देते हुए नज़र आएँगे, विश्लेषण करते हुए नज़र आएँगे और ये चैनल पूर्णतः मैं लोगों को ही समर्पित कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल एनालिसिस जो है, वो एक डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति जो है उसका अपनी-अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग है। तो ये पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो कोई राजीव रंजन सिंह की बपौती नहीं है। ये पॉलिटिकल एनालिसिस आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो आम जनता के क्या पॉलिटिकल विचार हैं, उसको हम लेके आना चाह रहे हैं करंट के माध्यम से। करंट का नाम करंट इसलिए रखा गया है कि ये ज़ोर का झटका देने वाला है, बहुत सारे लोगों को गोदी मीडिया के इस युग में जब लोग ये भूल गए हैं कि मीडिया का जो पंच लाइन है वो होता है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट के बदले मीडिया आज प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गया है। तो ऐसे लोगों को नींद से जगाने के लिए, उनको झटका देने के लिए एक करंट चैनल की शुरुआत की गई है। और दूसरा जो बार-बार हम नेहरू और गांधी और उस युग में चले जाते हैं और इतिहास को जो है, इतिहास में भारत ने क्या भूल की या हमारे नेताओं ने क्या भूल की, उसका उल्लेख करके हम आज की अपनी गलतियों को छुपाते हैं। तो उससे भी जनता को बाहर निकालने के लिए करंट यानी वर्तमान, मैं इन सारे लोगों को वर्तमान में लाना चाहता हूँ, भूतकाल से निकाल के। तो करंट जो नाम दिया है हमने बहुत सोच के दिया है, ये झटका भी देगा और ये भूतकाल में जो लोग फँसे हुए हैं, जो भूत बने हुए हैं, इनको हम वर्तमान में लाके और इनको सच के साथ रूबरू कराना चाहेंगे। यही इस चैनल की जो है वो आप समझ लीजिए कि थीम लाइन है या यही इस चैनल का उद्देश्य है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी का हमें भरपूर समर्थन मिलेगा और ये एपिसोड आप लोग को पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में चाइना की इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन सब पे हम बहुत सारी यूज़फुल कंटेंट, बहुत सारी अच्छी उम्दा बातें जो हैं आपको दिखाने वाले हैं। ट्यून इन, बने रहिए और करंट को सब्सक्राइब कीजिए और करंट को देखते रहिए।